हेलो स्टूडेंट्स, प्रियदर्शनी तिवारी इज़ हेयर। आज हम लोग हेरिडिटी और इवोल्यूशन में हेरिडिटी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं, हेरिडिटी की जब बात आती है तो एक वैज्ञानिक है, उनका नाम ज़ोरों शोरों से लिया जाता है। उनका नाम है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो क्या आपको इनके बारे में पता है कि ये कहाँ के निवासी थे? तो ये जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ये इनका जन्म जो था 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था और ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में हुआ था। उनका गांव का नाम जो था वो सिल्सियन था। तो ये साधारण परिवार के थे। इनके जो पिता थे वो एक गिरजाघर में पादरी थे, ठीक है। तो इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो 1857 में किया था और इनका जो प्रयोग था वो उन्होंने मटर के पौधे पर किया था। तो लगभग इन्होंने 7 से 8 वर्ष उस पर प्रयोग किया पर और अपना जो शोध था, उसके शोध का जो निष्कर्ष निकला था, उन्होंने 1865 में एक पेपर था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बोन में प्रकाशित किया था। और ये जो है मर गए थे, ठीक। इन्होंने अपना कार्य किया, अपना लेख प्रकाशित किया, लेकिन उसको कोई पब्लिसिटी नहीं मिली और ये मर गए। परंतु क्या हुआ, 34 साल बाद मतलब 34 साल पहले इन्हें किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 34 साल बाद इनके लेख प्रकाशित होने के बाद 1900 में क्या हुआ, 3 वैज्ञानिक आए, ह्यूगो डे वेरीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन ट्रिटमैन। ये जो हैं ये अलग अलग देशों के निवासी थे और इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो स्वतंत्र रूप से किया। और ये जो तीनों वैज्ञानिक हैं, इन्हें लगा कि जो मेंडल का प्रयोग था वो कारीगर है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद फिर इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। मतलब जब थ्रू आउट द लाइफ टाइम दे हैवेंट रिसीव एनी अवार्ड, बट जैसे ही वो मर गए उसके बाद ये जो तीन इनके कह सकते हैं एक फॉलोअर्स थे, जिनकी वजह से इन्हें उपाधि बाद में नवाजा गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो इनका जो प्रयोग था उसको हम लोग आज मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडलवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अनुवांशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो कि आपके सर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते क्यों हैं, ठीक है। तो क्यों कहते हैं इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव डाली थी, आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली थी। इसीलिए इनको अनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है, ठीक है। अनुवांशिकी का पिता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली थी, ठीक। अब हम लोग अनुवांशिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं। तो ऐसे लक्षण जो एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं, उन लक्षणों को हम लोग अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहते हैं। और अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना अनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है। तो इन गुणों का जो संचरण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, इसी को हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं, जिसे हेरिडिटी कहा जाता है। तो आप अनुवांशिक कैरेक्टर्स यानी हेरिडिटी कैरेक्टर्स और हेरिडिटी के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं अनुवांशिकी। यानी यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो कि अलग हैं। अनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, ऐसे लक्षण, उन्हें हम अनुवांशिक लक्षण कहेंगे। अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना अनुवांशिकता कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित हो रहे हैं, उसे हम लोग अनुवांशिकी कहेंगे, ठीक। इस अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन ने किया था, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक। ऑस्ट्रिया के जो पादरी थे, जो ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसको कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव डाली थी, ठीक है। और अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मटर के पौधे को मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए क्यों चुना था। तो कुछ कारण थे जिसके
वजह से मटर के पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया। ये प्रयोग जो है वो सफल भी रहा। इसी कारण जो मेंडल का चुनाव था, और मेंडल का चुनाव जो था मटर पौधे का बिल्कुल सही रहा, सटीक रहा, क्योंकि जो मटर का पौधा था वो 1 वर्षीय पौधा था और इसका जीवन चक्र जो होता वो छोटा था। कुछ समय में ही पीढ़ियों का अध्ययन जो है वो संभव हो पाता था, इसीलिए मेंडल का प्रयोग इस पौधे पर कारगर साबित हुआ था। इस पौधे में क्या होता था कि नर और मादा जनांग दोनों ही एक पुष्प में उपस्थित होते थे। तो आपको कहीं से भी निषेचन प्रक्रिया के लिए जो आपको कहीं से दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ता था। तो यहाँ पर नर और मादा जनांग एक ही पुष्प में उपस्थित होते थे और इसमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता था। अगर हम कृत्रिम चाहें तो हम कृत्रिम पर परागण भी करा सकते थे और मेंडल ने ऐसा ही किया। ठीक, मेंडल ने ऐसे ही किया। मेंडल ने कृत्रिम रूप से पर परागण करवाया और परागण करवाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि अगर जो आपके जो नर जनांग थे या मादा जनांग थे, अगर वो पहले रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जा रहे थे तो उनको कवर भी कर दिया। तो इन्होंने कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया। ठीक, उसके बाद इसमें स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते थे। ठीक है, समयुग्मजी क्या होते थे, इनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पौधे की शुद्धता बनी रहती थी क्योंकि स्वनिषेचन होता था। तो मटर के पौधों के प्रयोग से पहले इन्होंने इसका स्वनिषेचन कराया था, जिससे कि उनकी प्योर ब्रीड, शुद्ध पौधे जो हैं उनकी संतति प्राप्त की जा सके। ठीक, फिर मटर पौधा में जो मटर का जो पौधा था उसमें कुछ ऐसे लक्षण प्राप्त होते थे जो कि विपरीत थे। ठीक है, 7 जोड़ी जो है विपरीत लक्षण इसमें पाए जाते थे, इसीलिए मटर के पौधे को चुना था। ठीक है, तो मटर के पौधों का चुनने का यही कारण था। और दूसरा ये भी मेन कारण था कि अन्य पर्यावरणीय गतियों का प्रभाव जो है मटर के पौधे पर नहीं पड़ता था। ठीक, तो इस कारण भी जो है मटर के पौधों का चुनाव जो है वो सही रहा। ठीक, तो जितने भी पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती थी उसमें भी मटर का पौधा सामान्य प्रजनन की क्षमता रखता था, इसलिए मटर के पौधों का चुनाव किया गया था। ये 1 वर्षीय पौधा था। इसमें जो नर और मादा जनांग थे वो एक ही पेड़ में उपस्थित थे। ठीक, और जो जितने भी 7 जोड़ी लक्षण थे, ठीक, 7 जोड़ी के जो लक्षण थे वो उस पे आपके विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित थे, इसीलिए मेंडल ने आपके मटर के पौधों का चुनाव किया था। जोड़ी गुणों को चुना जिसमें कि प्रत्येक जोड़ों का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे को दबाने की क्षमता रखता था। ठीक है, तो क्या किया मेंडल ने जो है मटर के पौधे को चुना और 7 जोड़ी गुणों को चुना, जिसमें से प्रत्येक जोड़ा क्या था, एक दूसरे गुण को दबाने की क्षमता रखता था। तो उन्होंने पहले को प्रभावी कहा, यानी कि जो गुण सामने आए उसे हम लोग कहते हैं प्रभावी, और जो दूसरा जो है अप्रभावी गुण जिसे हम लोग रिसेसिव कहते हैं, वो गुण जो होता था प्रभावी गुण के द्वारा छिप जाता था। तो मेंडल ने गुणों की वंशागति के लिए जिम्मेदार इन कारकों को एक प्रतीक से व्यक्त किया। गुणों के जोड़े में से उन्होंने प्रभावी लक्षण के कारण को अंग्रेजी के बड़े कैपिटल लेटर तथा अप्रभावी लक्षण को कारकों के छोटे लक्षण स्मॉल लेटर से व्यक्त किया। जैसे कि यहाँ पर मटर के पौधे का जब उन्होंने चुनाव किया था तो जो लंबाई थी, पौधे की लंबाई, इसमें जो आपका लंबापन था वो प्रभावी गुण था। तो उन्होंने जो भी प्रभावी गुण होते हैं, तो हम जब भी किसी का चुनाव करते हैं या उसका क्रॉस करा के देखना चाहते हैं तो जो हम प्रभावी गुण होते हैं उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इन्होंने जो कैपिटल टी से पौधे की लंबेपन को डिनोट किया और बौनेपन को डिनोट किया स्मॉल टी से। ठीक, तो यहाँ पर लंबापन जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है यानी प्रभावी कारक है, और जो बौनापन है वो क्या है, आपका रिसेसिव यानी अप्रभावी कारक है। तो हमेशा जब भी आप प्रभावी कारक को डिनोट करोगे कैपिटल टी से और अप्रभावी कारक को डिनोट करोगे स्मॉल टी से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो पाइजम सटाइवम था यानी मटर था, मटर का वैज्ञानिक नेम होता है पाइजम सटाइवम। ये नोट कर लीजिएगा, ये 1 नंबर में आ सकता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइजम सटाइवम। तो ये इसके 7 जोड़ी लक्षण थे। 7 जोड़ी लक्षण यानी फली का रंग जो है हरा वो प्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है पीला। फली की आकृति फूली हुई वो प्रभावी है, सिकुड़ी हुई अप्रभावी है। बीज का रंग पीला ये प्रभावी है और अप्रभावी होता है हरा।
ठीक है। बीज की आकृति, जो गोल बीज होते हैं वो प्रभावी होते हैं और कभी कभी सिकुड़े मिल जाते हैं तो दैट इज अप्रभावी। बीज की आकृति गोल या और अप्रभावी होगी झुर्रीदार। पुष्प का रंग घूसर या बैगनी, जो बैगनी रंग होता है वो प्रभावी होता है, अप्रभावी होता है श्वेत। और पुष्प की स्थिति अक्षीय यानी ऊपर और अप्रभावी होती है अग्रस्त। पादप की लंबाई लंबा और बौना, ये स्टूडेंट्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप नोट कर लो, क्योंकि ये एक नंबर में पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कि प्रभावी लक्षण है तो अप्रभावी लक्षण क्या होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जो मेंडल ने अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, जो टर्म्स यूज़ किए थे मेंडल ने, मेंडल के नियमों में जो प्रयुक्त शब्दावली थी उसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है समयुग्मजी। समयुग्मजी क्या होते हैं? मेंडल के अनुसार प्रत्येक जनन कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं। ठीक, मेंडल के अनुसार प्रत्येक जनन कोशिका में एक गुण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं जब ये दोनों कारक समान हो। जैसे लंबाई को आप डिनोट कर रहे हो कैपिटल टी से, है ना, और आप जो क्या कहते हैं बौनापन है ना, कैपिटल टी से लंबा को डिनोट कर रहे हो और स्मॉल टी से आप बौना का डिनोट कर रहे हो। तो ये जब ये विपरीत हो तो इस स्थिति को विषम युग्मजी कहते हैं, और जब ये समान हो तो इसे हम लोग कहते हैं समयुग्मजी। यानी कैपिटल टी दोनों क्या हैं? एक जैसे। ठीक, जब एक ही लक्षण को व्यक्त करने के लिए दो कारक एक जैसे होते हैं, दोनों कारक जो होते हैं वो समान होते हैं, उसे कहते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस ये कैपिटल टी हो सकता है और स्मॉल टी हो सकता है, जब दोनों कारक क्या होंगे वो आपके समान होंगे। तथा जब ये विपरीत हो, जो दो कारक आपके प्रयुक्त हो रहे हों वो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो विषम युग्मजी है, और जो आपका सम युग्मजी है वो होगा कैपिटल टी, चाहे वो दोनों प्रभावी हो चाहे दोनों अप्रभावी हो। ये किस में होगा? ये केस होगा सम युग्मजी में। विषम युग्मजी में होगा जब एक प्रभावी हो और दूसरा अप्रभावी। समझ में आ गया? Now we are going to discuss the next topic, that is phenotype और genotype। phenotype क्या है और genotype क्या है? phenotype होता है किसी लक्षण का बाहरी स्वरूप जो हमें दिखाई देता है उसे उसका phenotype कहते हैं। यानी मटर का पौधा हमें लंबा दिख रहा है तो वो क्या है? उसका phenotype। बौना दिख रहा है तो ये क्या है? phenotype। genotype क्या होता है? किसी वृष्टि जीव के लक्षण का आनुवांशिक संगठन, यानी वो उसमें जो आनुवांशिक संगठन क्या है उसे हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप मतलब होती है उसकी जीनी संरचना, उसमें जो जीन उपस्थित है वो किस प्रकार के हैं। ठीक, तो जीनोटाइप क्या होता है? जीव की जीनी संरचना को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई? जीनी संरचना। अब हम बात करते हैं एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और बहुसंकर क्रॉस की। जब एक संकर क्रॉस क्या होता है? जब परस्पर एक विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण होता है तो इसे एक संकरण कहलाता है। ठीक है, यानी जब यहाँ पर एक विरोधी लक्षण के मध्य क्रॉस कराया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक संकरण क्रॉस। ठीक है, उसे हम लोग एक संकरण क्रॉस कहेंगे जब यहाँ पर एक लक्षण, ठीक, एक परस्पर विरोधी लक्षण के मध्य क्रॉस होगा। यानी जो पहला क्रॉस, जैसे मेंडल ने पहला क्रॉस जो था, मेंडल ने जो पहला क्रॉस है वो कराया था आपके एक प्योर लंबे पौधे से प्योर बौने पौधे। जब लंबे पौधे और बौने पौधे का क्रॉस होता है तो यहाँ पर लक्षण कितने हैं? एक लक्षण है। ठीक, एक विरोधी लक्षण है, यहाँ पर पौधे की लंबाई और विरोधी लक्षण है लंबा और बौना। तो यहाँ पर जब एक परस्पर विरोधी लक्षण के मध्य क्रॉस होगा तो उसे हम लोग एक संकरण कहलाते हैं। ठीक, द्विसंकर संकरण क्या होता है? जब परस्पर दो विरोधी लक्षणों के पौधे के बीच संकरण होता है, यानी यहाँ पर दो परस्पर विपरीत जो आपके लक्षण होते हैं उनके मध्य संकरण कराया जाए। जैसे पौधे का जो है वो लंबाई क्या है? ठीक, लंबाई के साथ साथ हमने उसके बीज के रंग और पौधे की लंबाई दोनों के मध्य जब क्रॉस कराया तो यहाँ पर ये कौन सी क्रॉस हो गई? द्विसंकर संकरण। जब परस्पर दो विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण होता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं।
ठीक। अब हम बात करते हैं बहुसंकर संकरण। जब परस्पर दो से अधिक विरोधी लक्षण, यानी पौधे की लंबाई भी हो गई, फली की आकृति भी हो गई, फली का रंग भी होगा, पुष्प की स्थिति भी हो गई, तो ऐसे में जब संकरण कराते हैं तो उसे हम लोग बहुसंकर संकरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे मेंडल के नियमों की। मेंडल ने, ये जान लीजिए, मेंडल ने, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इन्होंने 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग तीनों नियम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।